खबरों का सारथी। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले राज्य में पूरे वर्षाकाल तक 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे शासन प्रशासन। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एवं फुटबॉल टर्फ की सौगात, राष्ट्रीय खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए धनराशि जारी। उत्तराखंड में 10 साल में बढ़ी ग्लेशियर झीलें और उनका क्षेत्रफल, ताजा अध्ययन में सामने आया चौंकाने वाला सच। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परिणाम किया जारी, 12 जनवरी को हुई थी परीक्षा। उत्तरकाशी में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान, सरकार ने भेजा जिलाधिकारियों को पत्र। यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से जगह जगह पर बंद, खतरे में मोटर पुल, होटलों में भरा पानी, लोगों में दहशत का माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से खबर है, भारी बारिश से हाईवे बना तालाब। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बरसाती नाले में आया पानी, गाड़ियों का लंबा जाम लगा, जान जोखिम में डालकर निकालने को मजबूर लोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं लोग। अहम खबर आपको हम बताते हैं, डोईवाला से बड़ी जानकारी, भारी बारिश से हाईवे तालाब बना। बरसाती नाले में आया पानी, गाड़ियों का लगा लंबा जाम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित सिकंदरपुर भैंसवाल गांव में बाबा मुल्तानी शेर रहमतुल्लाह चिश्ती की दरगाह पर आयोजित सालाना उर्स मेले में इस बार आस्था के नाम पर शर्मनाक दृश्य सामने आया है। धार्मिक आयोजन के आड़ में खुले मंच पर बार बालाओं के अश्लील डांस ने श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उर्स जैसे पवित्र मौके पर इबादत और दुआओं की जगह अश्लीलता परोसी गई है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। भीड़ के बीच खुलेआम हुए इस प्रदर्शन पर पुलिस और प्रशासन की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लक्सर तहसील के खानपुर में डॉग बाइट के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। ये एक दिन में ही दर्जन भर से अधिक मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के लक्सर और खानपुर में भी आवारा कुत्तों का आतंक है। यहां भी आए दिन डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्तों ने एक माह के भीतर लक्सर खानपुर में 100 से अधिक लोगों को काट कर जख्मी कर दिया। कई जगह तो छोटे बच्चों पर आवारा कुत्तों के द्वारा हमले किए जाने के मामले भी सामने आए हैं। लाटिंग होने के लिए जा रहा था तो मैं उधर से आ रहा था सड़क पे, इधर से कुत्ता जा रहा था, कुत्ते ने काटा तो मैं घर पे गया, घर पे जाके इंजेक्शन लगवाया, फिर कहने के ब्लॉक जाओ, ब्लॉक जाके अपना इलाज कराओ, तो मैं यहाँ इलाज कराने के लिए आया हूँ। ये आवारा ही था, काला कुत्ता था। अब 4-5 लोगों को काटा, एक बहू बैठी है, अब 3 बच्चे, एक मैं हूँ। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में चामुंडा विहार कॉलोनी में हुई चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने फिल्मी अंदाज में खुलासा कर दिया है। 22 अगस्त की रात को जब मकान मालिक हैदराबाद गए हुए थे, तभी 2 शातिर चोरों बलदेव सिंह और सुजीत कुमार ने घर का ताला तोड़कर 21 कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। जैसे ही मामला थाने पहुंचा, पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्धों की पहचान की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश, जनपद चंपावत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्वाला के पास पहाड़ों से आए मलबे की वजह से आवाजाही हुई बाधित। सैकड़ों आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा घंटों से उपकरणों के माध्यम से मार्ग खोलने को लेकर मशक्कत भी की जा रही है। जनपद चंपावत में लगातार हो रही बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 106 स्वाला जो डेंजर जोन है वहाँ पे बाधित हो चुका है, जिसमें सड़क सुधारीकरण का कार्य प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है, लेकिन भारी बोल्डर आने की वजह से वहाँ पे मार्ग बाधित है, जिस वजह से जनपद चंपावत पुलिस की ओर से सभी यात्रियों को यही अपील की जाती है कि अपने जान माल की सुरक्षा के दृष्टिगत ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो अमल में लाया गया है उसका तंतोतंत पालन करें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल अब तक राजधानी में एक भी बर्ड फ्लू का केस नहीं मिला है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि अभी तक नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कंफर्म केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि देहरादून में जो केस सामने आए हैं वो सामान्य प्रकृति के हैं और अब तक हुई सभी जांचों में किसी भी गंभीर या पुष्टि किए गए केस की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी स्रोतों से डेटा एकत्र कर रहा है और एपिडेमियोलॉजी यूनिट भी लगातार निगरानी कर रही है। अगर भविष्य में ऐसा कोई कंफर्म केस सामने आता है तो स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइंस के अंतर्गत पूरे जिले में आवश्यक कार्रवाई जरूर करेगा। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जो है बर्ड फ्लू के कंफर्म केसेस हमारे क्षेत्र में रिपोर्ट नहीं हुए हैं। देहरादून क्षेत्र में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। यद्यपि बुखार के केसेस अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन वे जो है नॉर्मल फ्लू के केसेस हैं और किसी भी प्रकार की जांच में अभी तक बर्ड फ्लू के केस की पुष्टि नहीं हुई है। इसके ऊपर फ्लू क्लिनिक्स वगैरह जैसे होते हैं उसमें भी जो है सभी जगहों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे यहाँ CMO ऑफिस में, उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि अभी किसी भी प्रकार के कहीं भी जिलेवार देहरादून में इस प्रकार का कोई भी केस जो है हम लोगों के संज्ञान में ऐसा नहीं आया। खबर है देहरादून से, जहां पर आरटीओ कार्यालय की ओर से स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आम नागरिकों और विद्यार्थियों को जागरूक किया। प्रशिक्षण में सड़क हादसे के बाद गोल्डन आवर में घायल को कैसे प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई है। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर अनिता चमोला ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी भी सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षक उपायों के महत्व को समझ सके। किसी भी एक्सीडेंट उसके होने के पश्चात का जो पहला घंटा होता है, क्योंकि एक्सीडेंट में जनरली हेड इंजरी या चेस्ट इंजरीज होती हैं जिसमें कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी पीड़ित की मृत्यु हो सकती है अगर उसको समय पर उपचार नहीं मिले। तो पहला जो घंटा होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर उसमें सही ट्रीटमेंट हम दे दें और उसको नियर बाई हॉस्पिटल तक पहुँचा दें तो मैक्सिमम अधिकतम जो जाने हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो गोल्डन आवर में हम क्या हेल्प कर सकते हैं एक्सीडेंट विक्टिम की, यही फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग है। नगर निगम देहरादून की नगर आयुक्त नामी बंसल ने सफाई व्यवस्था का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निगम की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से शहर के विभिन्न कलेक्शन पॉइंट से कचरा उठाकर डिस्पोजल सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण की क्षमता बढ़ाने के लिए हाल ही में ट्रॉलियों की संख्या में वृद्धि की गई है। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जाँच की गई और खुले में कचरा न पड़े इसके लिए निर्देश भी साफ तौर पर दे दिए गए हैं। लगातार सफाई अनुभाग के लिए सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती रही है और इसी क्रम में अभी नगर निगम ने हाल ही में जो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं
क्योंकि जगह जगह से कलेक्शन पॉइंट से कूड़ा उठा करके डिस्पोजल सेंटर तक लेकर जाते हैं। उन्हीं ट्रॉलीज की संख्या में वृद्धि की थी। आज मौके पर इन्हीं को चेक किया गया कि किस प्रकार से इनकी संख्या में जो कि बढ़ा करके फ्रॉम 40 अब हमने 67 ट्रैक्टर ट्रॉलीज कर दी हैं, जो कि दिन भर में 3 राउंड्स लेकर, प्रत्येक ट्रॉली 3 राउंड्स लेकर के शहर भर के कूड़े को डिस्पोजल सेंटर तक लेकर जाते हैं। तो हमारा ट्रांसफर स्टेशन है कारगिल पर, वहाँ पर हमने मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन के रूप में व्यवस्था बना दी है। खुले में कूड़ा नहीं पड़ रहा है और कॉम्पैक्टर्स के माध्यम से ये अब शीशमबाड़ा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो उसी क्रम में आज मौके पर वार्ड्स में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। हल्द्वानी में आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली और बेहतर तथा आधुनिक बनाने के लिए मिशन नवशिखर अभियान शुरू किया है और अभियान के तहत कुमाऊं परिक्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था को और अधिक बेहतर, सुदृढ़ और आधुनिक बनाए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत कुमाऊं के सभी जनपद के एसएसपी, सीओ अलग अलग विषयों पर अध्ययन, विश्लेषण व प्रभावी कार्य योजना तैयार करेंगे। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि अभियान के तहत कैंचीधाम में यातायात प्रबंधन को वैज्ञानिक और तकनीक आधारित कैसे बनाया जा सकता है, सड़क हादसे रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। गंभीर अपराध के अनावरण में फॉरेंसिक की भूमिका बढ़ाने के लिए संसाधन और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध पर विशेष निगरानी आदि इस अभियान के तहत भी शामिल किया गया है। क्षेत्र में मिशन नव शिखर, नई ऊंचाइयों की ओर ये प्रारंभ किया है। यही है कि जो ग्राउंड में हमारे कर्मचारी समस्याएं फील कर रहे हैं, अलग अलग इश्यूज, अलग अलग क्राइम्स को लेकर, वो हमारे तक पहुंचे, हम उसके समाधान के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ रेगुलेशंस बना सकें। इसीलिए हमने कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए जो बेसिक पुलिसिंग से संबंधित हैं, चाहे वो हमारे नैनीताल जनपद के लिए कैंची मेला की व्यवस्थाएं हों, उससे संबंधित कार्य योजना, उधम सिंह नगर को हमने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। वैसे ही भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने समय समय पर अलग अलग पोर्टल्स बनाए हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं, एडवांसमेंट्स हुई हैं, परंतु क्या हमारे कर्मचारी उसके साथ कोप अप कर पा रहे हैं? क्या वो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर पा रहे हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार की संभावना है, जिसमें कुछ नए विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 2 मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने के लिए कैबिनेट से हटाया जा सकता है, ताकि लोकसभा क्षेत्र के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में प्रस्तावित विस्तार में जहां नए विधायकों को मौका मिलेगा, तो वहीं कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी हाईकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले वर्तमान मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहा है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी सूत्रों के अनुसार गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन की बजाय इस बार बीजेपी लोकसभा क्षेत्र बार प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है। सूत्रों के अनुसार फौरी तौर पर जो बात आई है, उसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमति बनी है। इनमें अभी बड़े जिलों को ज्यादा स्पेस मिल सकता है। बता दें कि राज्य के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का आकार मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्यों का हो सकता है। लोकसभा क्षेत्र वाले फॉर्मूले के अनुसार वर्तमान में धामी कैबिनेट संतुलित नहीं है। वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का पलड़ा कुछ ज्यादा भारी है। यहाँ से सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत को शामिल करते हुए 3 मंत्री हैं, जबकि टिहरी लोकसभा क्षेत्र से गणेश जोशी और नैनीताल से सौरभ बहुगुणा के रूप में एक ही प्रतिनिधि हैं। इधर अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए तो मुख्यमंत्री धामी को शामिल करते हुए उनके साथ कावीना रेखा आर्य अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 0 है। कुछ समय पहले जो वित्त मंत्री के रूप में ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार कोटे के मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन मार्च में विधानसभा सत्र में हुए विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बाद से ही मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और सचिवालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ गई। बीते रोज भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी। देखिए, आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। मंडल विस्तार वगैरह सब इनके बूते के बस की बाहर की बात है, इसलिए क्योंकि धामी जी एक मजबूर लाचार मुख्यमंत्री हैं, एक रबड़ स्टैंप है दिल्ली दरबार के।
अगर करना होता तो 4 साल के अपने कार्यकाल में अभी तक वो कर चुके होते मंत्रिमंडल विस्तार। और यदि अब परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो ये जो 6 मंत्री हमारे ऊपर थोप रखे हैं, ये क्या बिना परफॉर्मेंस के आधार पर थोप रखे थे? इनके विभागों में देखा आपने किस तरह का सत्ता का नंगा नाच चल रहा है? किस तरह से हर विभाग जो आपने इन मंत्रियों को सौंप रखे हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर मैं गणेश जोशी की बात करूं तो गणेश जोशी स्वयं आय से अधिक संपत्ति मामले में, उद्यान घोटाले में और सैन्य धाम घोटाले में आरोपित हैं। और वहीं अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बहुत बड़ा बंदरबांट हो रखी है। उस अधिकारी जिसने ये किया उसको क्लीन चिट दे दी गई है। और अगर हम आगे चलकर बात करें वन विभाग में तो 7000 ऐसे खंबे दिखाए जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहीं उत्तराखंड गठन की रजत जयंती पर नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सत्र में प्रदेश की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने थराली के आपदा प्रभावितों के लिए धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने थराली की आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द शुरू करने के साथ अधिकारियों से कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि नवंबर माह में विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियां, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। बैठक में लिए गए फैसले के तत्काल अमल में लाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित। वहीं विशेष सत्र को लेकर यूकेडी का कहना है कि ये सत्र जनता के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए करते तो अच्छा होता। धामी अगर यदि अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं तो अब बहुत देर हो गई है और इतने समय से राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि सरकार चले, ढंग से चले, वो उन्होंने अपने मंत्री बनाए नहीं और बिना मंत्रियों के सरकार उन्होंने चलाई है। अब सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है, उत्तराखंड से बाहर होने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तब वो अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि विशेष सत्र उनको बुलाने का उन्होंने कहा है कि मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा। विशेष सत्र जनता के लिए अगर बुलाए, वो गैरसैंण राजधानी के लिए बुलाए, मूल निवास के लिए बुलाए, रोजगार बेरोजगारों के लिए उनके समाधान के बुलाए, पलायन पर रोक लगाने के लिए बुलाए, परिसीमन पर बुलाएं तो विशेष सत्र बुलाने का कोई तात्पर्य है। और ये बेफिजूल के हो हल्ला करने से आपने देखा 2 घंटे 40 मिनट केवल सदन चलाकर वो गैरसैंण से भागाए। ये क्या सदन है? ये उत्तराखंड की जनता की पैसों का दुरुपयोग है। हम ऐसे सदन को नहीं मानते, उत्तराखंड की जनता ऐसे सदन को नहीं मानती। देखिए, बहुत जल्दी आप लोगों का जो इंतजार है कैबिनेट का विस्तार होने का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। शुभ संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं और एक ऐतिहासिक निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है नवंबर में विशेष सत्र बुलाने का, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि गैरसैंण के अंदर कांग्रेस ने तांडव मचाया और विधानसभा के प्रांगण को शयन कक्ष बनाने का काम किया और वहां पर हंगामा किया। पूरे सत्र में उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि विकास कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे आपदा जहां पर आई है, हमारा क्षेत्र में जहां जहां आपदा आई है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। हमारा क्या बजट होगा उन लोगों के लिए, हम क्या मदद कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवंबर में एक विशेष सत्र बुलाया है और विपक्ष से ये उम्मीद की है कि बिल्कुल सकारात्मकता के साथ में इस सत्र को चलने दे और सारी चीजों के ऊपर विचार किया जाए, चर्चा की जाए, तभी इस प्रदेश का भला होगा। कुल मिलाकर जल्द ही नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब राजनीति में चर्चाएं तेज हो रही हैं। अब तक धामी कैबिनेट में 7 मंत्री हैं, जिस पर अब 5 नए भाजपा के नेताओं का चयन तेजी से किया जाना बाकी है। संभवतः ये जानकारी है कि पूरा धामी मंत्रिमंडल नवरात्रि तक पूरा हो जाएगा, तभी नए चेहरों को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कई विधायक अभी से अपनी गुणा भाग की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं।
वहीं एक और 9 नवंबर से पहले होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। 2 दिवसीय सत्र में राज्य के विकास और रोड मैप पर भी चर्चाएं की जाएंगी। पक्ष और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारियों में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का एकाएक विधानसभा का निरीक्षण करना भी हाल ही में विधानसभा पहुंचे थे। साथ ही अब ये भी देखना उचित होगा कि बीते भाजपा शासन में अब तक किन विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। पार्टी उस स्तर पर ही उन्हें 5 चेहरों का चयन करेगी, लेकिन हर कोई अपने मंत्री बनाने को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक अपनी हाजिरी लगा रहा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।